नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने इंसान के बारे में सोचने का तरीका ही बदल दिया। एक ऐसी किताब जिसने ये सवाल उठाया, क्या अपराध सीखा जाता है या कुछ लोग अपराधी पैदा होते हैं। इस किताब का नाम है क्रिमिनल मैन और इसके लेखक हैं सेजारे लोम्ब्रोसो। लोम्ब्रोसो कोई साधारण लेखक नहीं थे। वो एक डॉक्टर थे, एक साइकेट्रिस्ट थे, एक क्रिमिनोलॉजिस्ट थे और सबसे ज़्यादा वो एक ऐसे इंसान थे जो इंसानी दिमाग के सबसे अंधेरे कोने को समझना चाहते हैं। 19वीं सदी का यूरोप, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, शहरों की भीड़, गरीबी, जेलें, अपराध। लोग अपराध को पाप मानते थे, कानून उसे सजा देता था, धर्म उसे नैतिक पतन कहता था, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा था अपराधी ऐसे क्यों हैं। लोम्ब्रोसो वही सवाल लेकर आए। उन्होंने कहा, शायद अपराध सिर्फ चुनाव नहीं है, शायद ये इंसान की बायोलॉजी, उसकी इनहेरिटेंस, उसके शरीर और दिमाग की संरचना से जुड़ा है। और यहीं से शुरू होती है क्रिमिनल मैन की यात्रा। और हाँ, अगर आपको इस तरह के ऑडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करें, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस किताब का सेंट्रल आइडिया बहुत ही अनसेटलिंग है। लोम्ब्रोसो कहते हैं, कुछ अपराधी बॉर्न क्रिमिनल्स होते हैं, यानी अपराध उनके लिए एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्रकृति का हिस्सा होता है। उन्होंने कहा, जैसे एवोल्यूशन में कुछ ट्रेड्स पीछे रह जाते हैं, वैसे ही कुछ इंसान मानव विकास के पुराने स्टेजेस से जुड़े होते हैं। उन्होंने इसे नाम दिया एटाविज्म। एटाविज्म मतलब पुराने एवोल्यूशनरी ट्रेड्स का लौट आना। यानी लोम्ब्रोसो के अनुसार कुछ अपराधी आधुनिक इंसान नहीं बल्कि प्रिमिटिव मानव जैसे होते हैं। यह विचार आज कंट्रोवर्शियल है, लेकिन अपने समय में ये रेवोल्यूशनरी था। लोम्ब्रोसो से पहले अपराध को मॉरल फेलियर माना जाता था। अगर कोई चोरी करता है वो बुरा है, अगर कोई हत्या करता है वो शैतान है। लेकिन लोम्ब्रोसो ने कहा, नहीं, ये इतना सरल नहीं है। उन्होंने अपराधियों की ऑटोप्सी की, उनके स्कल्स मापे, उनके चेहरे देखे, उनके व्यवहार ऑब्जर्व किए। उन्होंने देखा कई अपराधियों में कॉमन फिजिकल ट्रेट्स थे। असामान्य स्कल शेप, उभरी हुई जबड़े की हड्डियां, बड़ी आंखों की कैविटीज, कम संवेदनशीलता, दर्द का कम एहसास, इम्पल्सिव नेचर। उनका दावा था ये ट्रेट्स सामान्य इंसानों से अलग हैं। लोम्ब्रोसो का सबसे प्रसिद्ध और सबसे विवादित विचार है बॉर्न क्रिमिनल। उनके अनुसार कुछ लोग अपराधी बनते नहीं, वो अपराधी होते हैं। उनका नर्वस सिस्टम अलग होता है, उनका इम्पल्स कंट्रोल कमजोर होता है, उनमें एम्पैथी कम होती है। यहाँ लोम्ब्रोसो अपराध को पाप नहीं, बीमारी नहीं, बल्कि बायोलॉजिकल कंडीशन की तरह देखते हैं। आज ये विचार हमें खतरनाक लग सकता है, लेकिन उस दौर में यह पहली बार था जब किसी ने कहा अपराधी भी अध्ययन का विषय है, सिर्फ दंड का नहीं। लोम्ब्रोसो ने अपराधियों को कई श्रेणियों में बांटा। बॉर्न क्रिमिनल्स, जिनमें अपराध स्निक्ट की तरह होता है। क्रिमिनल्स बाय पैशन, जो इंटेंस इमोशंस में अपराध करते हैं। ओकेजनल क्रिमिनल्स, जो परिस्थिति के कारण अपराध में फंसते हैं। यह क्लासिफिकेशन दिखाती है लोम्ब्रोसो अपराध को एक स्पेक्ट्रम मानते हैं। हर अपराधी एक जैसा नहीं होता। यहाँ एक गहरा सवाल उठता है, अगर कोई इंसान बायोलॉजिकल रूप से अपराधी है तो क्या वो दोषी है? क्या सजा न्यायपूर्ण है? क्या सोसाइटी की जिम्मेदारी बनती है? और यहीं पर यह किताब क्रिमिनल मैन सिर्फ क्रिमिनोलॉजी नहीं रहती बल्कि फिलॉसफी ऑफ जस्टिस बन जाती है। लोम्ब्रोसो सजा की जगह ट्रीटमेंट की बात करते हैं। वे कहते हैं, कुछ अपराधियों को जेल की नहीं बल्कि समझ की जरूरत होती है। आज न्यूरोसाइंस हमें बताती है कुछ लोगों का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर होता है, इम्पल्स कंट्रोल जेनेटिक हो सकता है, ट्रॉमा ब्रेन केमिस्ट्री बदल सकता है। यानी लोम्ब्रोसो पूरी तरह गलत नहीं थे, लेकिन हम जानते हैं कि एनवायरनमेंट, अपब्रिंगिंग, पॉवर्टी, एजुकेशन, ये सब भी उतने ही जरूरी हैं। क्रिमिनल मैन हमें सिखाती है इंसान को जज करने से पहले उसे समझना जरूरी है। लोम्ब्रोसो फीमेल क्रिमिनल्स की बात करते हैं, मोरालिटी और क्राइम के संबंध को खोलते हैं, जीनियस और मैडनेस के बीच पुल बनाते हैं, सोसाइटी की हिपोक्रेसी को उजागर करते हैं। और यहीं से यह किताब क्रिमिनोलॉजी नहीं रहती, ह्यूमन नेचर की किताब बन जाती है।
अब तक हम अपराधी को एक बायोलॉजिकल एंटिटी की तरह देख रहे थे, लेकिन लैम्ब्रेसो यही नहीं रुकते। वो पूछते हैं, अगर अपराध जैविक हो सकता है तो क्या ये पुरुषों और स्त्रियों में एक जैसा होता है? यहीं से वो एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जो आज के समय में सबसे ज़्यादा आलोचना का विषय बना है, फीमेल क्रिमिनलिटी। लेम्ब्रेसो का मानना था कि सामान्य स्त्री सामान्य पुरुष से कम वायलेंट होती है। वो कहते हैं स्त्री में मैटरनल इंस्टिंक्ट ज़्यादा होती है, एम्पैथी ज़्यादा होती है और सोशल बाउंडिंग की क्षमता भी। लेकिन जब कोई स्त्री अपराध करती है तो लेम्ब्रेसो के अनुसार वो डबल डेविएंट होती है, यानी वो न सिर्फ कानून तोड़ती है बल्कि अपनी जैविक और सामाजिक भूमिका भी तोड़ती है। आज हमें ये विचार प्रॉब्लमेटिक लग सकता है, लेकिन हमें उस समय के सोशल माइंडसेट को समझना होगा। उस दौर में स्त्री को नैतिकता का प्रतीक माना जाता था। घर, परिवार, त्याग, सहनशीलता, ये सब स्त्री से जोड़े जाते थे। तो जब कोई स्त्री हत्या करती या धोखा देती या क्रूरलिटी दिखाती तो लैम्ब्रेसो इसे सिर्फ अपराध नहीं बल्कि प्राकृतिक विचलन मानते थे। वो कहते हैं फीमेल क्रिमिनल्स अक्सर मैनिपुलेशन का सहारा लेती हैं, पॉइजनिंग, डिसेप्शन, इमोशनल कंट्रोल, क्योंकि उनके पास ब्रूट फिजिकल फोर्स कम होती है। आज ये जनरलाइजेशन हमें असहज करता है, लेकिन यहाँ एक और गहरा सवाल छुपा है। क्या हम अपराध को जेंडर के लेंस से देखते हैं, और क्या सोसाइटी अलग अलग अपराधों को अलग मॉरल वेट देती है सिर्फ इसीलिए कि अपराधी पुरुष है या स्त्री? लैम्ब्रेसो अनजाने में हमारे मॉरल बायसेस को उजागर कर देते हैं। अब बात करते हैं इंसेन क्रिमिनल्स की। लैम्ब्रेसो अपराध और पागलपन के बीच एक सीधी दीवार नहीं मानती। वो कहते हैं मैडनेस और क्राइम एक ही कॉन्टिनम पर स्थित है। कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो पूरी तरह कॉन्शियस नहीं होते, उनका जजमेंट इम्पेयर्ड होता है, उनकी रियलिटी परसेप्शन डिस्टॉर्टेड होते हैं। आज जिसे हम सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, सीवियर साइकोसिस कहते हैं, लैम्ब्रेसो उस समय इन्हें क्रिमिनल इंसैनिटी की कैटेगरी में रखते थे। उनका सवाल बहुत सीधा है, अगर कोई व्यक्ति अपने कृत्य की नैतिकता समझ ही नहीं सकता तो क्या उसे उसी तरह दंडित किया जाना चाहिए जैसे एक फुली कॉन्शियस अपराधी को? यहीं से क्रिमिनल मैन जस्टिस सिस्टम पर एक सीधा प्रहार करती है। लिम्ब्रेसो कहते हैं सजा का उद्देश्य बदला नहीं होना चाहिए, सजा का उद्देश्य प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेंटली इनकैपेबल है तो उसे जेल नहीं ट्रीटमेंट की जरूरत है। यह विचार अपने समय से बहुत आगे था। अब लैम्ब्रेसो एक और खतरनाक लेकिन गहरी तुलना करते हैं जीनियस और क्रिमिनल के बीच। वो कहते हैं कई जीनियसेस और क्रिमिनल्स एक जैसी साइकोलॉजिकल ट्रेड साझा करते हैं, इंटेंस इमोशंस, सोशल नॉर्म से अलग सोच, इम्पल्सिविटी, ऑब्सेशन, लोनलीनेस। उनके अनुसार जीनियस और क्रिमिनल एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, जीनियस अपनी एनर्जी को क्रिएशन में लगाता है, क्रिमिनल डिस्ट्रक्शन में। यहाँ लिम्ब्रेसो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या अबनॉर्मलिटी हमेशा नेगेटिव होती है, या सोसाइटी कुछ अबनॉर्मलिटी को सेलिब्रेट करती है और कुछ को पनिश? एक कलाकार इसेंट्रिक हो तो जीनियस कहलाता है, एक गरीब आदमी इसेंट्रिक हो तो सस्पिशियस। यह अंतर कौन तय करता है? अब लैम्ब्रेसो मॉरलिटी पर आते हैं। उनके अनुसार मॉरलिटी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये एवोल्यूशनरी और सोशल कंस्ट्रक्ट है। कुछ अपराधी पश्चाताप महसूस नहीं करते, उनमें गिल्ट नहीं होता। लैम्ब्रेसो इसे मॉरल सेंस की कमी कहते हैं। आज न्यूरोसाइंस हमें बताती है कुछ लोगों में एम्पैथी सर्किट्स कमज़ोर होते हैं, मिरर न्यूरॉन्स अलग तरह से काम करते हैं, यानी मॉरलिटी हर इंसान के दिमाग में एक जैसी नहीं होती। अब यहाँ सवाल खतरनाक हो जाता है, अगर मॉरलिटी अनइवन है तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे तय होगी? क्रिमिनल मैन यहीं पर हमें अनकंफर्टेबल करती है, क्योंकि अगर लैम्ब्रेसो सही है तो फ्री विल का क्या? क्या हम सच में अपने एक्शंस चुनते हैं, या हम अपनी बायोलॉजी, अपब्रिंगिंग, ट्रॉमा, इन सब के प्रोडक्ट हैं? लैम्ब्रेसो पूरी तरह फ्री विल को नकारते नहीं हैं, लेकिन वो कहते हैं कुछ लोगों की चॉइस लिमिटेड होती है। आज मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है। अब लैम्ब्रेसो पनिशमेंट की बात करते हैं। उनका मानना है सभी अपराधियों के लिए एक ही सज़ा इर्रेशनल है। बॉर्न क्रिमिनल्स के लिए आइसोलेशन जरूरी है, रिफॉर्मेशन नहीं। ओकेजनल क्रिमिनल्स के लिए रिहेबिलिटेशन जरूरी है। क्रिमिनल्स बाय पैशन के लिए टेम्परेरी रेस्ट्रेन और कंसोलिंग जरूरी है।
यानी लैम्ब्रेसो इंडिविजुअलाइज्ड जस्टिस की बात करते हैं। आज का प्रोल सिस्टम, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स, जुवेनाइल जस्टिस, इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं लैम्ब्रेसो की सोच में मिलती हैं। जहां लैम्ब्रेसो सोसाइटी की भूमिका के बारे में बताते हुए कहते हैं, अपराध सिर्फ व्यक्ति की गलती नहीं होता, सोसाइटी भी अपराध पैदा करती है। गरीबी, भीड़, अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन क्योस, एल्कोहल, एजुकेशन की कमी, ये सब क्राइम ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं। यहाँ लैम्ब्रेसो अपने ही बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म से आगे निकल जाते हैं। वो मानते हैं एनवायरनमेंट बायोलॉजिकल टेंडेंसी को एक्टिवेट कर सकता है, यानी बीज बायोलॉजी है लेकिन जमीन सोसाइटी। अब जरा आज के समय में सोचिए, स्लम्स, ब्रोकन फैमिलीज, ट्रॉमा, ड्रग अब्यूज, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्या ये मॉडर्न क्राइम फैक्ट्रीज नहीं है? क्रिमिनल मैन हमें दोष देने की आदत से बाहर निकालती है और समझने की जिम्मेदारी देती है। लैम्ब्रेसो हमें अपराधी नहीं, खुद सोसाइटी को देखने पर मजबूर करते हैं। हम किसे नॉर्मल कहते हैं, किसे अबनॉर्मल, किसे जीनियस, किसे मॉन्स्टर, और क्या ये लेबल्स सिर्फ पावर के टूल्स हैं? यही क्रिमिनल मैन एक फिलोसफिकल टेक्स्ट बन जाती है। अब हम लैम्ब्रेसो के आइडियाज़ की आलोचना पर आते हैं। रेसिज्म, फेरोनोलॉजी, फिजिकल ट्रेड्स का ओवर एम्फेसाइज। आज हम जानते हैं कि लैम्ब्रेसो कई जगह गलत थे, लेकिन विचार ये नहीं है कि लैम्ब्रेसो सही थे या गलत। विचार ये है, उन्होंने सवाल पूछने की हिम्मत की। उन्होंने कहा, अपराध को समझो, सिर्फ दंड मत दो। यहीं से मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी जन्म लेती है। अब हम लैम्ब्रेसो की थ्योरीज की मॉडर्न क्रिटिक, इथिकल डेंजर्स, और ये आज हम क्रिमिनल मैन को कैसे पढ़ने चाहिए, इस पर बात करेंगे। और साथ ही ये किताब आपकी पर्सनल लाइफ, जजमेंट, कंपैशन और सेल्फ अवेयरनेस को कैसे बदल सकती है, उस पर भी। लैम्ब्रेसो ने जब कहा कि कुछ लोग अपराधी पैदा होते हैं, तो दुनिया ने इसे डर के साथ सुना। लेकिन असली डर इस बात में नहीं था कि कुछ लोग अपराधी हो सकते हैं। असली डर इस बात में था कि अगर ये सच हुआ तो हमारी पूरी नैतिक व्यवस्था ही हिल जाएगी, क्योंकि हमारी दुनिया एक अजम्पशन पर खड़ी है कि हर इंसान बराबर चॉइस के साथ पैदा होता है। लेकिन लैम्ब्रेसो कहते हैं, नहीं, हर इंसान बराबर से शुरू नहीं करता। कुछ लोग ऐसे दिमाग के साथ पैदा होते हैं जहां इम्पल्स ज़्यादा तेज होती है, कुछ ऐसे नर्वस सिस्टम के साथ जहां फियर का सिग्नल कमज़ोर होता है, कुछ ऐसे चाइल्डहुड के साथ जहां एम्पैथी कभी सीखी ही नहीं गई। अब जरा सोचिए, अगर कोई बच्चा हिंसा से भरे माहौल में पैदा हो, अगर उसका दिमाग लगातार डेंजर मोड में रहे, अगर उसका शरीर सर्वाइवल के लिए अडेप्ट हो जाए, तो क्या वह बच्चा वही इंसान बनेगा जो सुरक्षित माहौल में पला? यहीं से लैम्ब्रेसो की सोच एक बायोलॉजिकल थ्योरी से एग्जिस्टेंशियल सवाल बन जाती है। लैम्ब्रेसो क्राइम और पनिशमेंट के रिश्ते को बहुत गहराई से तोड़ते हैं। वो कहते हैं, हम सज़ा इसीलिए नहीं देते क्योंकि अपराधी समझेगा, बल्कि इसीलिए देते हैं ताकि सोसाइटी सुरक्षित रहे। यानी पनिशमेंट का मोरल जस्टिफिकेशन नहीं, प्रैक्टिकल जस्टिफिकेशन है। अब बहुत अजीब सवाल है, जेलें क्या है? क्या जेलें इंसान को सुधारने के लिए हैं या समाज को अपराधी से बचाने के लिए? लैम्ब्रेसो साफ कहते हैं, कुछ अपराधी सुधरते नहीं। यह सुनकर हमें गुस्सा आता है, हमें लगता है हर इंसान बदल सकता है। लेकिन लैम्ब्रेसो पूछते हैं, क्या यह विश्वास मॉरल है या सिर्फ इमोशनल कंफर्ट? आज भी स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं, कुछ अपराधी रिपीटेडली क्राइम करते हैं, कुछ रिफॉर्मेशन के बावजूद वापस लौटते हैं। लैम्ब्रेसो इन अपराधियों को बॉर्न क्रिमिनल कहते हैं। वे कहते हैं, इनके लिए रिफॉर्मेशन एक इल्यूजन हो सकता है। यह विचार खतरनाक है, क्योंकि अगर हम मान लें कि कुछ लोग नहीं बदल सकते, तो कंपैशन कहाँ जाएगी? यहीं लैम्ब्रेसो की सोच एथिकल डेंजर में प्रवेश करती है। इतिहास में यही आइडिया यूजेनिक्स तक पहुँचे, यही आइडिया रेसिज्म के हथियार बने, और यही हमें लैम्ब्रेसो से सावधान होकर सीखना सिखाते हैं। लैम्ब्रेसो मानते हैं कि साइंस अभी अधूरी है, मेजरमेंट्स इम्परफेक्ट हैं, स्कल से आत्मा नहीं नापी जा सकती। ये एक्सेप्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लैम्ब्रेसो डॉगमेटिक नहीं थे, वो एक्सपेरिमेंटर थे। अब बात करते हैं क्राइम और रिलीजन की। लैम्ब्रेसो कहते हैं, धर्म अपराध को रोक नहीं सकता। अगर बायोलॉजिकल और सोशल कंडीशंस अनुकूल हों, कई अपराधी धार्मिक होते हैं, कई धार्मिक समाजों में अपराध होते हैं। यानी मोरालिटी सिर्फ बिलीफ से नहीं आती, स्ट्रक्चर से आती है। यहाँ लैम्ब्रेसो धर्म का अपमान नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं, धर्म अकेला समाधान नहीं है।
लेम्ब्रेसो के अनुसार एजुकेशन अपराध को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती, लेकिन अपराध की इंटेंसिटी बदल सकती है। एजुकेटेड क्रिमिनल और अनएजुकेटेड क्रिमिनल अलग तरह से अपराध करते हैं। आज साइबर क्राइम, फाइनेंशियल फ्रॉड, वाइट कॉलर क्राइम, क्या ये लेम्ब्रेसो की बात को सच साबित नहीं करते? क्राइम खत्म नहीं हुआ, बस सोफेस्टिकेटेड हो गया है। अब लेम्ब्रेसो एक बहुत सटल पॉइंट कहते हैं, सोसाइटी अक्सर अपने जैसे अपराधों को नॉर्मलाइज कर लेती है। राजनीतिक हिंसा, कॉरपोरेट एक्सप्लॉयटेशन, वॉर, ये सब इंस्टीट्यूशनल क्राइम है, लेकिन इन्हें हम क्राइम नहीं कहते क्योंकि पावर इन्हें लीगल बना देती है। लेम्ब्रेसो यहाँ हमें दिखाते हैं कि क्राइम और लॉ का रिश्ता सिर्फ मॉरलिटी का नहीं, पावर का भी है। अब किताब एकदम फिलोसफिकल हो जाती है। कौन अपराधी है, जिसने कानून तोड़ा या जिसने कानून बनाया और दूसरों को कुचला? क्रिमिनल मैन हमें सिखाती है क्रिमिनल सिर्फ जेल में नहीं होते, कई अपराधी सूट्स में होते हैं। यहाँ लेम्ब्रेसो मॉडर्न क्रिटिकल थिंकर से जुड़ जाते हैं बिना उनका नाम लिए। अब लेम्ब्रेसो फेट और चॉइस के बीच एक मिडिल पाथ ढूंढते हैं। वो कहते हैं बायोलॉजी हमें टेंडेंसीज देती है, इन्वायरमेंट उन्हें दिशा देता है और कॉन्शियसनेस उन्हें थोड़ा मोड़ सकती है। यानी इंसान पूरी तरह हेल्पलेस नहीं है, लेकिन पूरी तरह फ्री भी नहीं है। यह विचार बहुत मानवीय है। लेम्ब्रेसो कहते हैं जब हम अपराधी को सिर्फ मॉन्स्टर मानते हैं तो हम खुद मॉन्स्टर बन जाते हैं। जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम सोसाइटी को बेहतर बनाते हैं। अब ज़रा इसे अपनी पर्सनल लाइफ से जोड़िए। हम रोज़ जजमेंट करते हैं, किसी को बैड कहते हैं, किसी को कैरेक्टरलेस, किसी को डेंजरस, लेकिन क्या हमने कभी पूछा इस इंसान की कहानी क्या है? क्रिमिनल मैन हमें एम्पैथी सिखाती है, बिना इनोसेंट बने। यह किताब हमें ये नहीं सिखाती कि हर अपराध माफ़ कर दो, यह सिखाती है हर अपराध को समझो। आज मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी लेम्ब्रेसो को लिटरल नहीं मानती, लेकिन फाउंडेशनल मानती है। उन्होंने सवाल बदला। पहले सवाल था अपराधी को कैसे सजा दें। लेम्ब्रेसो ने पूछा अपराधी ऐसा क्यों है। यही बदलाव ह्यूमन साइंस की शुरुआत है। अब तक लेम्ब्रेसो की पूरी सोच हमारे सामने खुल चुकी है, तो एक ज़रूरी सवाल बचता है, आज इस समय में क्रिमिनल मैन को कैसे पढ़ा जाए? क्योंकि अगर हम इसे लिटरल सच मान लें तो ये खतरनाक हो सकती है, और अगर हम इसे पूरी तरह खारिज कर दें तो हम एक ऐतिहासिक सीख खो देंगे। लेम्ब्रेसो को न तो पूछना चाहिए, न ही पूरी तरह नकारना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। आज हम जानते हैं कि चेहरे या खोपड़ी से अपराध तय नहीं होता, रेस या बॉडी ट्रेट्स अपराध का कारण नहीं होते। इंसान एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल सिस्टम है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इम्पल्स कंट्रोल सब में बराबर नहीं होता। ट्रॉमा दिमाग को बदल देता है। एम्पैथी एक स्पेक्ट्रम है, एनवायरनमेंट बिहेवियर को शेप करता है। यानी लेम्ब्रेसो के निष्कर्ष गलत हो सकते हैं, लेकिन उनके सवाल आज भी जिंदा हैं, और शायद यही किसी थिंकर की असली सफलता होती है, सही उत्तर देना नहीं, बल्कि सही सवाल छोड़ जाना। अब एक इथिकल चेतावनी समझना जरूरी है। जब भी हम किसी इंसान को बॉर्न दिस वे कह देते हैं, हम अनजाने में उसकी ह्यूमैनिटी को सीमित कर देते हैं। इतिहास गवाह है कि बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस कितनी आसानी से ऑपरेशन का हथियार बन जाती हैं। इसलिए क्रिमिनल मैन हमें दोहरी जिम्मेदारी देती है, समझने की जिम्मेदारी और सावधान रहने की जिम्मेदारी। लेम्ब्रेसो अंततः ये मान लेते हैं कि साइंस सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इंसान सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, वो अनुभव है, वो कहानी है, वो संघर्ष है, और शायद यही वो बिंदु है जहां लेम्ब्रेसो एक कोल्ड साइंटिस्ट से एक असंतुष्ट ह्यूमनिस्ट बन जाते हैं। हम सबके भीतर एक छोटा सा जज बैठा है, वो जल्दी फैसला सुनाता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये भरोसे लायक नहीं है। क्रिमिनल मैन उस जज को धीमा करना सिखाती है। ये कहती है फैसला देने से पहले समझने की कोशिश करो, क्योंकि अक्सर जिसे हम क्रिमिनल कहते हैं वो किसी टूटे हुए सिस्टम का परिणाम होता है, और कभी कभी हम खुद भी। अब फ्री विल को समझें। क्या इंसान आज़ाद है? शायद आंशिक रूप से। हम अपने जीन्स नहीं चुनते, हम अपना बचपन नहीं चुनते, हम अपने शुरुआती डर नहीं चुनते, लेकिन हम अपनी अवेयरनेस का विस्तार कर सकते हैं, और यही उम्मीद की जगह है। क्रिमिनल मैन निराशावादी किताब नहीं है, ये यथार्थवादी किताब है। ये कहती है हर किसी के लिए बदलाव संभव नहीं, लेकिन समझ हर किसी के लिए जरूरी है। आज क्रिमिनोलॉजी, साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस
ये सब अपराध को मॉरल फेलियर की तरह नहीं, कॉम्प्लेक्स ह्यूमन फिनोमेना की तरह देखते हैं। ये बदलाव लम्ब्रेसो से शुरू हुआ। उन्होंने अपराधी को पहली बार स्टडी सब्जेक्ट बनाया, सिर्फ पनिशमेंट टारगेट नहीं। यही उनका सबसे बड़ा योगदान है। क्रिमिनल मैन हमें अपराध के बारे में नहीं, इंसान के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, और शायद यही कारण है कि 100 साल बाद भी ये किताब हमें बेचैन करती है, क्योंकि ये हमें दूसरों में नहीं, खुद में झांकने को कहती है। अगर ये ऑडियो लेक्चर आपको वैल्यूएबल लगा हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सपोर्ट से ही हम ऐसे और डीप, थॉटफुल और फिलोसफिकल ऑडियो लेक्चर ला पाते हैं। शुक्रिया इस लंबी और थोड़ी अनकंफर्टेबल लेकिन ज़रूरी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। फिर मिलेंगे किसी और किताब के साथ, किसी और सवाल के साथ, किसी और अंदर की यात्रा के साथ। तब तक धन्यवाद। खुश रहिए।